हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका हमारे चैनल गुड्डा फिजिक्स वाला पे। हम आज इस वीडियो में आए हैं प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित न्यूमेरिकल्स लेकर के, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 3 मार्क्स में, कि ऐसे सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है और काफी इजी भी होता है ना। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रतिरोध है ना 10 ओम के प्रतिरोध पर यह वक्रीय वोल्टेज आरोपित किया जाता है, जिसका कि समीकरण है ना, वोल्टता का समीकरण क्या है, 200 साइन 314t है ना, आरोपित होती है। तो गणना कीजिए वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान और धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ये मेरा क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन पे डायरेक्ट हमको नहीं जाना है, इससे संबंधित कुछ बेसिक सब चीज हमको जानना जरूरी होता है। अगर वो बेसिक सब चीज अगर मेरे माइंड में है तो फिर ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट, बिल्कुल 2 मिनट, ठीक है। यहाँ पे बेसिक क्या है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता हो या प्रत्यावर्ती धारा हो, दोनों का समीकरण क्या है। हाँ, स्टैंडर्ड इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, है ना। मानक समीकरण क्या है, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्रत्यावर्ती धारा का। उसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण वो क्या है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ये सबसे पहला काम है इस चैप्टर से संबंधित सवाल को सॉल्व करने के लिए। ये 2 बात सबसे पहले जानना है। सबसे पहले प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम एक एक चीज बताएंगे इस समीकरण में, एक एक चीज के बारे में बताएंगे। V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां पे I को क्या कहते हैं, I को कहा जाता है धारा का तात्क्षणिक मान, है ना। किसी भी क्षण पे धारा क्या है, इसको कहते हैं तात्क्षणिक धारा। क्या कहते हैं इसको, तात्क्षणिक धारा कहते हैं। तो V को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं तात्क्षणिक वोल्टता। क्या कहते हैं इसको, तात्क्षणिक वोल्टता। याद रखना है ये क्या है, तात्क्षणिक धारा है या तात्क्षणिक प्रत्यावर्ती धारा, है ना, तात्क्षणिक वोल्टता। अब नेक्स्ट चीज आता है कि आई नॉट को क्या पढ़ते हैं। आई नॉट को पढ़ते हैं हम लोग धारा का शिखर मान। क्या पढ़ते हैं, धारा का शिखर मान। वी नोट को क्या पढ़ते हैं, वी नोट को हम लोग पढ़ते हैं यहां पे वोल्टता का शिखर मान। वोल्टता का शिखर मान। अब नेक्स्ट चीज आता है यहां पे, ओमेगा को क्या पढ़ते हैं, ओमेगा को पढ़ा जाता है कोणीय आवृत्ति। ओमेगा को क्या पढ़ा जाता है, कोणीय आवृत्ति। और ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बटा टी, जिसको हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और एफ को क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती स्रोत का आवृत्ति कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का ये क्या है, आवृत्ति, एफ। अब ये छोटा छोटा चीज जानना बहुत जरूरी होता है जब हम लोग प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित सवाल को सॉल्व करने जाते हैं। अगर ये सब छोटा छोटा चीज पता नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे सब सवाल को। अब इसको नोट करना है, एक एक पॉइंट को नोट करना है। प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। I को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक धारा। V को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक वोल्टता। आई नोट को क्या कहते हैं, धारा का शिखर मान। वी नोट को क्या कहते हैं, वोल्टता का शिखर मान, है ना। और ओमेगा क्या है, कोणीय आवृत्ति। ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी। और ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई एफ। एफ क्या, आवृत्ति, प्रत्यावर्ती स्रोत का आवृत्ति। अब आगे क्या करना है, आगे कुछ रिलेशंस है जिसके बारे में हम यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले इसको नोट करना है, फिर हम आगे रिलेशन को बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो नोट करना है इसको सबसे पहले, आगे हम रिलेशन बता रहे हैं। अब आगे क्या रिलेशन है, आगे जो रिलेशन है वो जैसे धारा का आरएमएस मान, धारा का
आरएमएस मान। नेक्स्ट, धारा का औसत मान। नेक्स्ट, वोल्टता का आरएमएस मान। नेक्स्ट, वोल्टता का औसत मान। ये सबको जानना है एक एक करके, एक एक करके। धारा का आरएमएस मान, धारा का औसत मान, वोल्टता का आरएमएस मान, वोल्टता का औसत मान। तो धारा का जो आरएमएस मान होता है, हम लोग इसको लिखेंगे आई आर एम एस इक्वल टू क्या होता है, आई नॉट बटा √2। धारा का आरएमएस मान जो होगा, धारा का शिखर मान बटा √2 होगा। इसको जानना जरूरी है। नेक्स्ट क्या है, धारा का औसत मान। तो धारा का जो औसत मान होगा वो होगा 2I नॉट बटा पाई। कितना होगा, 2I नॉट बटा पाई। अब इसी प्रकार से वोल्टता के लिए इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वोल्टता का जो आरएमएस मान होगा वो क्या होगा, इसको लिखेंगे हम लोग VRMS, और VRMS इक्वल टू क्या लिखेंगे, V नॉट बटा √2, V नॉट बटा √2। और वोल्टता का जो औसत मान होगा, वोल्टता का जो औसत मान होगा उसको हम लोग लिखेंगे V एवरेज इक्वल टू 2V नॉट अपॉन पाई। अब एक एक करके ये छोटा छोटा चीज को जानना जरूरी होता है, उसके बाद ही प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सॉल्व हो पाएंगे। एक एक चीज, ये छोटे छोटे चीज जानना होता है ना। धारा का आरएमएस मान I नॉट बाई √2, धारा का औसत मान 2I नॉट बाई पाई, वोल्टता का आरएमएस मान V नॉट बाई √2 और वोल्टता का औसत मान 2V नॉट बाई पाई। अब नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट चीज होता है कि हमने पढ़ रखा है ओम के नियम के अनुसार V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। जहां पे V क्या है, विभवांतर है चालक के सिरों के बीच, I क्या है, धारा है, और R क्या है, उस चालक का प्रतिरोध, जो कि हमने विद्युत धारा में पढ़ के रखा है ना। तो यहां पे अब इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको आरएमएस धारा का मान ज्ञात करना है और आरएमएस वोल्टता दिया हुआ है, तो हम प्रतिरोध से डिवाइड करके आरएमएस धारा का मान प्राप्त कर लेंगे। मतलब आरएमएस वोल्टता को प्रतिरोध से भाग देंगे तो आरएमएस करंट प्राप्त होगा। आरएमएस वोल्टता को प्रतिरोध से भाग देंगे तो आरएमएस करंट प्राप्त होगा। इसी प्रकार से शिखर धारा प्राप्त करने के लिए शिखर वोल्टता को प्रतिरोध से भाग देना होगा। शिखर वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देके हम लोग क्या प्राप्त करेंगे, शिखर धारा। अब अगला चीज क्या आता है, औसत। औसत के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पे औसत वोल्टता को प्रतिरोध से भाग दे करके हम लोग औसत धारा प्राप्त करेंगे। एक एक चीज इंपॉर्टेंट होने वाला है प्रत्यावर्ती धारा से संबंधित न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। एक एक क्लियर हो गया यहाँ पे कि आरएमएस वोल्टेज है, प्रतिरोध से डिवाइड देंगे तो आरएमएस करंट प्राप्त होगा। शिखर वोल्टता है तो प्रतिरोध से भाग देंगे तो शिखर धारा प्राप्त होगा। अगर औसत वोल्टता है तो प्रतिरोध से भाग देंगे तो औसत धारा प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार से अगर औसत धारा दिया हुआ है, औसत धारा दिया हुआ है और हमको औसत वोल्टता प्राप्त करना है तो इसको प्रतिरोध से गुना करेंगे। इसी प्रकार से शिखर धारा दिया हुआ है, इसको प्रतिरोध से गुना करेंगे तो शिखर वोल्टेज प्राप्त होगा। इसी प्रकार से अगर औसत धारा दिया हुआ है उसको प्रतिरोध से गुना करेंगे तो औसत वोल्टता प्राप्त होगा, है ना। ये एक बार माइंड में सेट कर लेना है। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो बस इसको याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। अगर आरएमएस धारा प्राप्त करना है, आरएमएस वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देना है। शिखर धारा प्राप्त करना है तो शिखर वोल्टता को प्रतिरोध से भाग देना है। औसत धारा प्राप्त करना है, औसत वोल्टता को प्रतिरोध से भाग देना है। अब नेक्स्ट चीज आता है, यहाँ पे नेक्स्ट चीज आता है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले
इन रिलेशन को लिखना जरूरी है, नोट करना जरूरी है। इन सारे रिलेशन को पहले नोट कर लिया जाए, है ना, फिर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, नोट करना है एक एक रिलेशन को यहाँ जो हमने लिखा है। अब इस समीकरण को हम एक मानक समीकरण स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, दिया हुआ समीकरण क्या है और वो किसका है। तो यहाँ पे वोल्टा का समीकरण है, दिया हुआ समीकरण लिखेंगे। तो दिया हुआ समीकरण क्या है, v इक्वल टू 200 sin 314t। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी। अब यहां देख रहे हैं कि साइन के सामने जो ये 200 है, ये किसका काम करेगा, यहाँ पे v नॉट, मतलब जो v नॉट होगा वो क्या होगा 200। तो अब इससे क्या पता चला कि v नॉट इक्वल टू कितना हो गया 200 वोल्ट। अर्थात यहां पे ये क्या पता चला हमको, वोल्टता का शिखर मान, वोल्टता का शिखर मान। नेक्स्ट ओमेगा इक्वल टू क्या है 314 है ना, ठीक है, कितना है 340। अब यहां पे ओमेगा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2πf, है ना, लेकिन यहाँ पे आवृत्ति ज्ञात करने नहीं दिया, इसलिए इसका जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा, है ना, इसका जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगा। इसका होगा रेडियन पर सेकेंड कोणीय आवृत्ति की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोणीय आवृत्ति ज्ञात करने नहीं बोला है। अगर आवृत्ति ज्ञात करने बोलता यहाँ पे तो हम लोग आवृत्ति ज्ञात कर सकते थे। ओमेगा की जगह क्या लिखना है 2πf, है ना, 314। तो f इक्वल टू 314 अपॉन 2π, f इक्वल टू 314, 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे 100 चला जाएगा, है ना। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 314 इंटू 100, 2 इंटू 314, 314 कैंसिल हो गया, 250 टाइम्स में 250 टाइम्स में 100 चला गया, तो मेरा आवृत्ति कितना आ गया 50 हर्ट्ज। तो आवृत्ति भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे आवृत्ति को ज्ञात कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो क्या पूछ रहा है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब आरएमएस वैल्यू, और धारा का वर्ग माध्य मूल मान, मतलब आरएमएस वैल्यू। धारा का भी पूछा जा रहा है, यहाँ पे किसका पूछा जा रहा है, धारा का भी आरएमएस वैल्यू पूछा जा रहा है। तो मेरा यहाँ पे वोल्टता का कौन सा मान प्राप्त है, यहाँ पे वोल्टता का कौन सा मान यहाँ पे प्राप्त है, शिखर मान। तो जब शिखर मान प्राप्त है तो आरएमएस मान प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिलेशन याद करते हैं, वी आरएमएस इक्वल टू वी नॉट बाई रूट। अभी जस्ट हमने लिखा था, है ना, कि एक एक रिलेशन जानना जरूरी होता है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना, एक एक रिलेशन जानना जरूरी होता है। तो वी आरएमएस इक्वल टू ये रिलेशन क्या होता है, वी नॉट बाई रूट। तो वी नॉट तो दे रखा है मेरा, तो वी आरएमएस इक्वल टू कितना होगा, वी नॉट इक्वल टू 200, कितना दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में 200, है ना, अपॉन √2। तो हम लोग ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हाँ, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो अब यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 200 √2, और √2 क्या हो जाएगा 2, तो 2 से ये डिवाइड होगा 100, तो आरएमएस वोल्टता कितना प्राप्त होगा 100 √2 वोल्ट। कितना प्राप्त होगा, आरएमएस वोल्टता मेरा प्राप्त हो जाएगा 100 √2 वोल्ट। जब आरएमएस वोल्टता प्राप्त हो जाए तो आरएमएस धारा भी प्राप्त हो जाएगा। अभी जस्ट हमने बात कर रखा है यहाँ पे कि अगर आरएमएस वोल्टता प्राप्त है तो आरएमएस धारा के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टता का आरएमएस मान लेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे, प्रतिरोध से डिवाइड कर देंगे। तो आरएमएस वोल्टता हमने निकाल के रखा है यहाँ पे कितना, तो आरएमएस धारा कितना हो जाएगा 100 √2 निकाल के रखा है, ठीक है। और प्रतिरोध यहाँ पे कितना दे रखा है, क्वेश्चन में प्रतिरोध दे रखा है 10 ओम। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 10 से भागा मार देंगे, तो 0 0 कैंसिल, तो आरएमएस धारा का मान कितना हुआ
10√2 एम्पियर। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के हम बात कर रहे हैं। अब जो ये मेरा क्वेश्चन है वो क्या है कि 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक, मतलब यहां पे अब इस बार जो परिपथ का जो अवयव है वो क्या है, प्रेरक है। इसको जोड़ा गया है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत कितने से, 220 वोल्ट, ठीक है। यदि स्रोत की आवृत्ति, इसकी आवृत्ति दे रखी है 50 हर्ट्ज, ठीक है। इसका स्वप्रेरण गुणांक दे रखा है 25 मिली हेनरी, ठीक है। इस मिली हेनरी को हम लोग हेनरी में चेंज कर सकते हैं, तो कितना लिखेंगे, 25 गुना 10⁻³ हेनरी। नेक्स्ट, तो प्रेरणिक प्रतिघात, इसका जो प्रतिघात होगा वो ज्ञात करने बोल रहा है, एवं आरएमएस धारा, है ना, आरएमएस धारा ज्ञात करने बोल रहा है। तो प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है एक्सएल इक्वल टू होता है ओमेगा एल। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा के जगह हम लोग लिख सकते हैं 2πfl। तो एक्सएल इक्वल टू कितना होगा, 2 पाई का वैल्यू 3.14 और फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति दे रखा है 50, और यहां पे हमने एल का जो वैल्यू लिखा है हेनरी में, जो कि 25 मिली हेनरी दे रखा था स्वप्रेरण गुणांक का, वो है 25 गुना 10⁻³ इसको सॉल्व करते कितना आ जाता है, एक्सएल इक्वल टू, है ना, 50 है, 52 जा 100, तो उसको हम लोग 52 जा यहाँ पे 100 लिख लेंगे, और फिर 25 इंटू 10⁻³ इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, तो 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक्सएल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 314 इंटू 25 इंटू 10⁻³ ओम। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करके इसको यहाँ पे हम लोग प्राप्त कर लेंगे। जो इस क्वेश्चन का कहना है कि प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा। जिस तरह से प्रतिरोध के लिए हम लोग लिखते हैं ना, जब किसी चालक के प्रतिरोध के लिए R लिखते हैं, ये धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, इसी प्रकार से प्रत्यावर्ती धारा जब इस प्रकार से कुंडली से प्रवाहित होती है, हाँ, इस तरह के, हाँ, अवयव से जब प्रवाहित होती है, ये एक प्रतिरोध बनाता है ना, प्रेरित धारा उत्पन्न करके प्रतिरोध बनाता है। उसका जो प्रतिरोध होता है उसको हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। क्या कहते हैं उसको, प्रेरणिक प्रतिघात। जिस तरह से ये प्रतिरोध होता है इसी प्रकार से होता है, बट इसके प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल। ओमेगा इक्वल टू 2πf, याद रखना है इसको, और ये एल क्या है, इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक। अब यहाँ पे मेरा प्रेरणिक प्रतिघात कितना पड़ा होता है, 314 गुना 25, और यहां से हम लोग गुना करके प्राप्त कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है आरएमएस धारा क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं V इक्वल टू IR, याद करना है इसको, ओम्स लॉ, इसको ओम्स। तो I इक्वल टू क्या लिखेंगे, V/R, क्या लिखेंगे, V/R, ठीक है। अगर आरएमएस धारा ज्ञात करना है तो यहाँ पे हमको आरएमएस लिखना है कि आरएमएस धारा कब प्राप्त होगा, जब आरएमएस वोल्टेज को प्रतिरोध से भाग देंगे। आरएमएस धारा प्राप्त करने के लिए हमको आरएमएस वोल्टेज को किससे भाग देना है, प्रतिरोध से। लेकिन इस परिपथ के प्रतिरोध को हम लोग क्या लिखते हैं, प्रेरणिक प्रतिघात, इट मींस एक्सएल। तो यहाँ पे आर के जगह ही लिखना होता है, ये जो प्रतिरोध होता है इसी के जगह इस परिपथ के लिए क्या लिखा जाता है, एक्सएल, जिसको हम लोग कहते हैं प्रेरणिक प्रतिघात। और एक्सएल का मान हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, और मेरा ये जो आरएमएस मान है वोल्टेज का वो दे रखा है कितना, 220, है ना। अब एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, 25 मिली हेनरी का एक शुद्ध प्रेरक 220 वोल्ट। अब ऐसे नॉर्मली जब वोल्टेज दिया हुआ रहे, है ना, तो उसको कौन सा वोल्टेज माना जाए, वोल्टता का शिखर मान माना जाए, वोल्टता का औसत मान माना जाए, या वोल्टता का आरएमएस मान माना जाए। तो ऐसी स्थिति में हमको इसको लेना होता है आरएमएस मान, है ना। जब वहां पे लिखा हुआ ना रहे तो ऐसे वोल्टेज दिया हुआ किसी स्रोत का, उस स्रोत के वोल्टेज को हम लोग क्या मानते हैं, आरएमएस मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इफेक्टिव, प्रभावी मान भी कहते हैं, है ना। तो आई आरएमएस इक्वल टू कितना लिखेंगे हम लोग, आई आरएमएस इक्वल टू लिखेंगे
वी आर एम एस कितना है 220 और एक्सएल का मान मतलब प्रेरणिक प्रतिघात का जो आएगा वो कितना है यहाँ पे 314 गुना 25 और 10 पे पावर 3। अब ये 10 पे पावर 3 ऊपर जाएगा कितना होगा 220 गुना 10 पे पावर 3 प्लस हो जाएगा 314 गुना 25 है ना। तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर देते हैं यहाँ पे। तो 220 गुना इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 पे पावर 3 को बटा 25 और गुना 314 तो 25 चौके 140 हो जाएगा यहाँ पे है ना। तो IRMS का मान कितना हो जाएगा 220 गुना 40 बटा 314। यहाँ से भाग देकर के हम लोग यहाँ पे IRMS का मान प्राप्त कर लेंगे है ना। यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा था प्रेरणिक प्रतिघात, तो प्रेरणिक प्रतिघात को हमने यहाँ पे ज्ञात किया है ना। प्रेरणिक प्रतिघात का ये फॉर्मूला याद रख लेना है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेरणिक प्रतिघात जो होता है वो आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। प्रेरणिक प्रतिघात किस पे निर्भर करता है आवृत्ति पे, क्योंकि जैसे हम लिखते हैं प्रेरणिक प्रतिघात 2πfl, यहाँ पे क्या देखते हैं अगर कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या हो नियत हो तो ऐसे स्थिति में जो प्रेरणिक प्रतिघात क्या होगा आवृत्ति के समानुपाती होगा। मतलब धारा स्रोत का आवृत्ति जितना ज्यादा होगा प्रेरणिक प्रतिघात उतना अधिक होगा। अब यदि इसको हम डीसी स्रोत के लिए बात करें, हाँ दिष्ट धारा के लिए, तो डीसी स्रोत की स्थिति में आवृत्ति क्या होता है शून्य होता है। उस स्थिति में प्रेरणिक प्रतिघात क्या होता है शून्य होता है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेके हम देख रहे हैं यहाँ पे।